इन इंडिया पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा पंत। शूरवीरों की धरती, जी हाँ, राजस्थान शूरवीरों की धरती, रंगीला राजस्थान। एक ऐसे प्रदेश में हम हैं जहां जब मौसम भी करवट बदलता है, यानी हवा जब अपना रंग बदलती है, तो उससे पूरे देश भर का मौसम बदल जाता है। यानी राजस्थान एक ऐसी धरती है जो मौसम को भी प्रभावित करता है। और जब सियासत की बात हो तो राजस्थान में जब सियासी मूड बदलता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश की जो सियासी नब्ज है वो भी पकड़ने आती है। हम आज राजस्थान में मौजूद हैं। 2014 में आपको याद होगा किस तरह से बीजेपी ने 25/25, जी हाँ, 25 की 25 सीटें अपने नाम कर ली थी। मोदी लहर जैसे चल गई थी। लेकिन फिर उसके बाद अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक नारा चल गया, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। 2 चरणों में इस राजस्थान की पवित्र भूमि पर चुनाव होने वाला है। राजस्थान की हवा क्या कहती है? एक तरफ मोदी और उनकी बीजेपी और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी। किसने कितना किया राजस्थान की जनता के लिए? 2019 में अब की बार किसकी सरकार? राजस्थान कैसे बनाएगा? इस पर बात करने के लिए राजस्थान की जनता हमारे साथ है। राजस्थान के मशहूर लोक गायक को लगातार आप सुन रहे हैं, समंदर खान, और कुछ खास मेहमान। सबसे आपका परिचय कराएंगे। आज जयपुर की जनता से राजस्थान के मूड को भांपने की होगी कोशिश, लेकिन सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट राजस्थान से जुड़ी जरूर देखिए। आपने 2 लाख रुपया काय के माफ चुनावी वादों पर जनता ने किया एतबार तो जनता ने नेता से बना दिया सरकार। लेकिन जब वोट के लिए राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा को किसानों के पास पहुंचने की आई नौबत तो गुस्सा कुछ इस तरह फूटा। आपने 2 लाख रुपया काय के माफ करे? आप तो ये बात बताओ, 2 लाख रुपया आपने भाई, उसमें 2 लाख रुपया काय के माफ करे? लेकिन वोट की ताकत से सत्ता की शक्ति पाने वालों की नजर में वोटों के मालिक गरीब किसान की औकात नहीं बदलती। इसलिए इस किसान के हिस्से में मंत्री मीणा की झिड़की ही आई। चंद महीने पहले राजस्थान में सत्ता में आई कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा किया या नहीं, ये विवाद उसकी तस्वीर है। जिस राजस्थान में विधानसभा चुनाव के वक्त नारा लगा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं लेकिन मोदी से वैर नहीं, वो राजस्थान इस बार क्या करेगा? मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, किसको मिलेगा दिल्ली का ताज? राजस्थान बताएगा आज। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में सभी 25 सीटें ले उड़ी बीजेपी, क्या इस बार वही करिश्मा दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव में वसुंधरा सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो निकल चुका है, लेकिन क्या मोदी को लेकर प्रेम अब भी बचा है? इसी सवाल से जूझता विपक्ष जहां तहां वोटों के बिखराव को रोकने के लिए पूरी ताकत से जुटा है। इसकी तस्वीर आज यूपी के मैनपुरी में दिखी, जहां 24 साल बाद मायावती और मुलायम एक मंच पर एक साथ नजर आए और दोनों ने एक दूसरे का शुक्राना अदा किया। बसपा सपा आई है, मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सभासद होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं।
मैनपुरी के इस मंच ने गेस्ट हाउस कांड के ऊपर वक्त की धूल की इतनी मोटी परत जमा दी जिसे यूपी की सियासत में खुरचने की कोशिशें तेज होंगी। इस मिलन के सियासी जमीन पर साकार होने का मतलब हर कोई समझ रहा है, इसलिए समाज के पिछड़े तबके के वोट के लिए मारामारी तेज होनी तय है। राजस्थान में कांग्रेस SC/ST समुदाय के नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर जोर दे रही है। वहीं जाति पाति में वोट बंटने के अंदेशे से सहमी बीजेपी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को उतारकर चुनावी बहस को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि भगवा से सियासत के सफर में साध्वी के बयान ने विवादों को जन्म देना शुरू कर दिया है। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मिजाज की, जहां मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री पायलट की जुगलबंदी मतदाताओं के दर पर दस्तक दे रही है। क्या गहलोत पायलट की जोड़ी जनता का दिल इस कदर जीत पाई है कि पिछली बार खाता तक न खोल पाई कांग्रेस मोदी के रथ को रोक सके? इसलिए राजस्थान के मतदाताओं का आज जानेंगे मिजाज। किसको मिलेगा दिल्ली का ताज, राजस्थान बताएगा आज। तो हम जयपुर की इस धरती पर मौजूद हैं और आज यहीं से राजस्थान का मूड जानेंगे। इससे पहले कि मेरे साथ जो आज बेहद खास मेहमान यहाँ जयपुर में जुड़े हैं हमारे साथ, राजस्थान की नब्ज और जनता के सवालों को आपके सामने रखने से पहले, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता जयपुर की मौजूद है, उनके तीखे सवाल होंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जयपुर की इस जनता के लिए जो आज अपने जनप्रतिनिधियों से इस चुनाव में वोट डालने से पहले खरे खरे सवाल करेगी। और आइए अब जल्दी से जो मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है उनसे आपका इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार में मंत्री रहे, डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कई बार अहम पदों को संभाल चुके कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर बीजेपी के हमारे साथ है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र जी का। इसके अलावा ओलंपियन, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, विधायक और अब सांसद के लिए मैदान में आ रही कृष्णा पुनिया जी, कांग्रेस पार्टी से आपका स्वागत है। करणी सेना के कन्वीनर सर्वे सर्वा लोकेंद्र सिंह कालवी जी हमारे साथ है। तालियों से स्वागत कीजिए, परिचय के मोहताज नहीं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत भी आप लोगों के मुद्दे आज इस मंच से उठाएंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊं, मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे साथ बीजेपी से 3 बार के MLA जो हैं, चोमू से रामलाल शर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं। जी रामलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीच बीच में आपके पास भी मैं आऊंगी ये जानने के लिए कि राजस्थान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जनता के सवाल भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों के पास मैं आऊं, विधानसभा चुनाव में जब आई थी तो राजस्थान में एक नारा जबरदस्त गूंजा था जो दिल्ली तक पहुंचा था और हर डिबेट में उसे हम उठाते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये बताइए, विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पर आप लोगों ने गुस्सा निकाल लिया, अब क्या मोदी से बैर नहीं बचा? ठीक है, मतलब ये नारा अब भी यहाँ मौजूद है। कृष्णा पुनिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो नारा था जिसपे इतनी बड़ी रिएक्शन आ गई जयपुर की जनता से, पूरी राजस्थान की जैसे जनता बोल पड़ी हो, ये जो नारा है इसका एक हिस्सा वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इसको सच कर दिया जनता ने विधानसभा चुनाव में, वसुंधरा जी की विदाई कर दी। अब जो दूसरा हिस्सा है नारे का, कहीं लोकसभा चुनाव में वो सच तो नहीं हो जाएगा, मोदी तुझसे बैर नहीं, चौकीदार चोर है, ये बात नहीं सुनी आपने? ये नारा नहीं सुना आपने? ये भी जनता की तरफ से ही आ रहा है। अच्छा कृष्णा जी बताइए, 1 मिनट, शांत हो जाइए। कृष्णा जी, आप मैदान में इस बार आकर के मुकाबला कर रही हैं राज्यवर्धन राठौर का। नारेबाजी मत कीजिए, मैं सवाल लेने नहीं आऊंगी। अभी मैंने आपको कहा जयपुर का एक बहुत अच्छी छवि जानी चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत की। अगर आप चाहते हैं मैं बार बार आपके पास आऊं तो नियंत्रण बना के रखिए, शांति रखिए, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी बातें
बटन दबा करके निकालिएगा। कृष्णा जी, आप सांसद के लिए मैदान में आई हैं और सांसद बनने के लिए, और जिस सीट पर जयपुर ग्रामीण पर आप टक्कर देने जा रही हैं, वहां पर आपके मुकाबले एक और ओलंपियन है। और बड़ी बात यह है कि राज्यवर्धन राठौर ने पिछली बार सीपी जोशी जी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। स्थापित राजनेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। कृष्णा पूनिया कैसा निशाना लगाएंगी? क्या राज्यवर्धन राठौर से बेहतर निशाना लगा पाएंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, पहली बात तो आज इस मंच पे मैंने सुना था राज्यवर्धन जी जनता को जवाब देंगे। आज वो गायब कैसे हैं? आज वो गायब क्यों हैं? क्या ये दिखाता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कर पाए? ये उनके फेलियर्स हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 162 किलोमीटर के फैले शहरी और ग्रामीण संसदीय क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने सांसद निधि का भी पूरा खर्च नहीं कर पाए हैं। और मेरे पास सबूत भी हैं कि जिस तरीके से झूठा प्रचार किया गया। आज मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, मुझे बताया गया था कि सामने आपके वो ओलंपियन रहेंगे। आज ओलंपिक में हम रहे हैं, दोनों खिलाड़ी रहे हैं। मैं लांछन नहीं लगाना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पे, खेल की गरिमा में बात करना चाहूँगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज वो बड़े बड़े दावे करते रहे थे, आज वो जनता के जवाब या सवालों से क्यों डरे और वो आज चैनल पर क्यों नहीं पहुंचे? ठीक है, इस मंच से आपका जो सवाल है ये उन तक पहुंचा होगा, लेकिन बीजेपी से हमारे साथ राजेंद्र राठौर जी, और इनको भी कम मत समझिए। आप जानती हैं कई मोर्चों पर लोहा टक्कर लेते रहे हैं। राजेंद्र राठौर जी, मैंने नारे से शुरुआत की, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। आप लोगों ने जीजा नेड़ी चोटी का जोर लगा दिया विधानसभा चुनाव में, सत्ता नहीं आ पाई। लोकसभा चुनाव में अलग क्या होगा बता? पहली बार राजस्थान के अंदर सरकार परिवर्तन जरूर हुई है, हाँ। पर फर्क सिर्फ 0.5% का। 200 में से नहीं, आपकी आवाज जा रही है। 200 में से हाँ। सिर्फ एक व्यक्ति का मन बदला और हम सरकार से बाहर हुए। निश्चित तौर पर सरकार हमारी थी, विकास के काम भी हुए, और सरकार राजस्थान के अंदर एक जन आदत बन गई, एक बार इसकी सरकार, दूसरी बार उसकी सरकार। और मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि मोदी मैजिक चल निकला है, और इस बार मिशन 25 निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। आप देख रहे हैं कृष्णा जी मेरे जिले से हैं। कृष्णा जी अपनी राजनीति की पहली पारी खेल रही है, और आज जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए कृष्णा जी को मजबूर करके चूरू जिले से यहाँ लेकर आए हैं। जहाँ उम्मीदवार का अभाव हो वो पार्टी क्या टिकेगी? और मैं समझता हूँ जनता माकूल जवाब देगी, और पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और मोदी मैजिक के आधार पर फिर सत्ता में हम आएंगे, बड़े बड़े बहुमत से आएंगे। लहर चल रही है क्या? कांग्रेस पार्टी को और कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो आपको चुनौती के चलते यहाँ भेजा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले पहले ये कहते थे कि इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है और अपनी जीत सुनिश्चित करके बैठे थे। जब कृष्णा पूनिया सामने दिखी है तो पसीने छूटे हुए हैं, और आज वो पहुंचे नहीं है। जनता ये बात का जवाब जनता देगी। राज्यवर्धन राठौर बहुत ही सटीक निशानेबाज हैं, वो कहते हैं उनका निशाना नहीं चूकता, और सामने आप हैं। ये किसान की बेटी उसी मिट्टी में खेलती हुई पली बड़ी है, उसी पसीने में अपना पसीना बहाया है। और मैं कहना चाहूंगी ये महिला जब देश के लिए पदक जीतते हुए अपने आप को नहीं घबराई, तो आज तो जनता के लिए सेवा करना है, और जयपुर ग्रामीण का आशीर्वाद है। ठीक है, लोकेंद्र सिंह कालवी जी, एक मिनट। लोकेंद्र सिंह कालवी जी, देखिए, बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ, करणी सेना कहाँ है? आप लोग कहाँ हैं? एक वक्त में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी जी, राजस्थान से पूरे नेशनल लेवल पर छाने वाले, आज कहाँ है करणी सेना जब राजस्थान लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है? 2019 के चुनाव में एक चीज तो स्पष्ट है, पता नहीं किसकी बनेगी, पर लंबे लंबे आदमियों की सरकारें जरूर बनने वाली है। आज मैं न पक्ष हूं न विपक्ष हूं, मैं निष्पक्ष हूं। और अभी कल, अरे लेकिन इतना बड़ा वोट बैंक आपका, आप कंफ्यूजन में क्यों छोड़ रहे हो उनको? देखिए, कहीं तो जाइए, देखिए, तो बताइए। देखिए, अगर एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने कल नागौर से वीडियो देखा था कि वोट किसको देना है,
कि एक धूर्त है, एक मूर्ख है। अब कौन धूर्त है कौन मूर्ख है इसका मेरे को पता नहीं है, पर किनके लिए कहा गया है इसकी मेरे को जानकारी भी नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है ये जो वोट की चोट है, जिस पर आपने ये जो कहानी बनाई कि मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, सिर्फ हमारा बनाया हुआ नारा है। अच्छा। किसी ने और अगर कमल का फूल हमारी भूल ये हमने तय किया था, ये हमारा ही तय किया हुआ था, और वो उसी मुद्दों पर किया गया था जिसमें चाहे पद्मावत हो, चाहे सिटी पैलेस में प्रिंसेस दिया के साथ किया जाने वाला अपमान हो, चाहे वो एट्रोसिटीज वाले मामले में कुछ किया जाने वाला काम हो। और अगर 10% आरक्षण अगर कहीं से आया है, कोई एहसान जता सकता है, केंद्र से आया है। अभी बात चल रही थी कि राजस्थान में लागू नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, 10% सवर्ण आरक्षण मैं कह रहा हूँ किसी ने दिया नहीं है। अच्छा। श्री राजपूत करनी सेना और समाज ने लिया है। आप खुश हैं या नहीं है? ये जो फैसला हुआ इससे लोकेंद्र जी खुश हैं कि नहीं है 10% आरक्षण से? देखिए, पिछले 20 साल से सड़कों पर हूँ इस आरक्षण के बारे में। ये तो फिल्म तो कभी कभार बीच में आ टपकती है हमारे, जिसमें हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आज भी सीकर में आदमी खड़े हैं, एक महिला जिसकी शादी हुई है एक बच्ची की, उस शादी को सरेआम डोली से उठाकर ले जाया गया। हम उसके लिए कल वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ तय कर डालेंगे। जवाब नहीं दिया आपने। 10% आरक्षण से खुश है कि नहीं है? देखिए, हमारी तो ये मांग नहीं है, अधिकार है। और हमारा जो अधिकार है बड़ी मुश्किल से कहीं से किसी रास्ते से सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट के कारण हमें प्राप्त किया है। हमारे लिए तो कोई आप क्रेडिट नहीं ले सकते, आप क्रेडिट नहीं ले सकते, लोकेंद्र जी कह रहे हैं। तौर पर क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, जिन्होंने संविधान में संशोधित करके सामाजिक न्याय का नया अध्याय इस देश में प्रारंभ किया। और मैं कालवी साहब की इस बात से सहमत हूँ। मौजूदा सरकार, गहलोत की सरकार में डोली तक लूटी जाने लगी, थाना कचहरी नीलाम होने लग गए, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई। ऐसी सरकार को भी हम वोट की चोट पड़ेगी, जहां एक और कांग्रेस की हुकूमत ने इस राजस्थान के किसान के साथ छलावा किया है। आप लोगों के पास नहीं आऊंगी सवाल लेने, आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं आऊंगी सवाल लेने नहीं आऊंगी। पहली लाइन के पास सवाल लेने नहीं आऊंगी। क्या नाम है आपका? आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है जी। क्यों ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, देश के अंदर खड़े हो जाइए, मैं खड़ी हूँ, आप भी खड़े हो जाइए। मैडम, चौकीदार चोर है, देश इससे बहुत ज्यादा धूर्त नेताओं से नाराज। आप वोट डालेंगे ना? डालेंगे। तो वोट में नाराजगी जताइएगा। कितनी बार नारेबाजी करेंगे? आप नहीं चाहते कृष्णा पुनिया को सुनना? चाहते हैं ना? फिर नारेबाजी नहीं करेंगे ना? चलिए बैठ जाइए, बात मानिए मेरी, बैठ जाइए। नारेबाजी मत कीजिए, सवाल पूछिए। आप कृष्णा पुनिया को भी, आप में से लोग सुनने आए, राजेंद्र जी को भी, कालवी जी को भी, और जो हमारे साथ शिवपाल जी बैठे। शांत रहिए। अब ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है, तो राष्ट्रवाद इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? काम गिनाइए ना, बार बार राष्ट्रवाद। अगर इस देश के अंदर देश के मान और सम्मान को किसी ने ऊंचा किया और पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी ने बनाई और देश में गरीब कल्याण के लिए किसी ने काम किया, देश में पारदर्शी शासन किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज पूरा देश एक विकास के मार्ग पर चल निकला है। सेना ने किया, बीजेपी वोट मांग रही है, ये पूछा जा रहा है राजेंद्र जी। निश्चित तौर पर जहां एक और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, देश की अस्मत का मुद्दा है, देश की इज्जत का मुद्दा है, देश की रक्षा का मुद्दा है, वहीं 5 साल तक मोदी सरकार ने इस देश को जो नया आयाम दिए वो भी आज हमारे सामने है। वोट क्यों ना मांगे? कृष्णा जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं वोट क्यों ना मांगे? भाई मजबूत सरकार है, सेना को कहा, सेना ने शौर्य दिखाया, क्यों ना मांगे वोट राष्ट्रवाद पर? मैं कहना चाहती हूँ कि 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए थे और वो युद्ध जीते भी गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना की वोट नहीं ली और अपने दम पे वोट बटोरे हैं। मैं कहना चाहती हूँ आज भी आपको। ठीक है कृष्णा जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा राजस्थान की जमीन में है या नहीं है? क्योंकि सरहद के इलाकों से राजस्थान लगता है। श्रीपाल जी, मैं आपसे आगे जानूंगी। और लोकेंद्र जी, क्या बालाकोट स्ट्राइक के बाद मोदी के हाथ मजबूत हुए हैं या नहीं? आप कह रहे हैं आप निष्पक्ष हैं, आप मुझे आगे बताएंगे। आप सब मेरे साथ बने रहिए। और संगीतमय और खुशनुमा बनाते हुए समंदर खान, ये
ये मधुर धुन छेड़ते हुए आपके पास फिर आएंगे समंदर खान जी। हम एक बार फिर से हम लौट आए हैं अपने शो पर। जयपुर की जनता हमारे साथ है और बहुत ही कद्दावर पैनल आज खास मेहमानों का हमारे बीच में मौजूद है। इस बार राजस्थान की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? 2 चरण में चुनाव है और हम आपको बता दें राजस्थान अब भी इंतजार कर रहा है बटन दबाने का और अगली सरकार बनाने का। मैं आपके पास आना चाहूंगी राजेंद्र जी। अशोक गहलोत सरकार ने 2 बहुत बड़ी बातें कही सत्ता में आने से पहले और इस वजह से सरकार बनी है, सब मानते हैं। एक तो किसानों की कर्ज माफी, दूसरा बेरोजगारी भत्ता। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? राजस्थान के अंदर एक मिनट, क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ? एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट। आपके पास आने से पहले कृष्णा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, कैसे जवाब देंगे? मैं जवाब देना चाहती हूँ, खुद हमने भी चेक बांटे हैं, किसानों की कर्ज माफी हुई है। जो सेंट्रलाइज बैंक हैं उनके लिए मोदी जी को लेटर लिखा हुआ, मोदी जी कोई जवाब नहीं देते हैं ताकि चुनाव के ऊपर असर ना पड़े। और मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल किसानों की कर्ज माफी जो साफ हुआ। दूसरी तरफ आज भी किसानों का कर्ज माफ बिल्कुल हुआ। राजेंद्र जी, किसानों का कर्ज तो माफ हुआ है, बीजेपी मुद्दा क्यों बना रही है? एक फुट्टी कोड़ी भी राजस्थान में किसी भी किसान का कर्जा माफ हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। ये राजस्थान के किसानों के साथ धोखा हुआ है। संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात माफ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं माफ हुआ। श्रीपाल जी, क्या सच है? क्या सच है, माफ हुआ है नहीं हुआ है कर्ज? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आधा सच बोल रही है। कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी लोन हैं वो सरकार ने माफ कर दिए हैं। बाकी जो वाणिज्यिक बैंक हैं उसके लिए प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है। केंद्र सरकार को पत्र लिखा और साथ ही बैंकों से ये आग्रह किया है कि किसानों से वो अब आगे का कर्ज वसूल नहीं करें। आपको सरकार की मंशा, अशोक गहलोत सरकार की मंशा साफ दिख रही है किसान कर्ज माफी पर, या आपको शक हो रहा है? देखिए, जिस तरह से केंद्र को पत्र लिखा है उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो केंद्र के पाले में इस बोल को डालना चाहते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी लोन हैं वो लोन माफ कर दिए गए हैं और जितने भी वाणिज्यिक बैंक, मतलब अशोक गहलोत तो यही कह रहे हैं ना राठौर साहब कि आप लोग अड़ंगा डालते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं, आपके पास चिट्ठी फाइल भेजी जाती है, आप लोग दबा के बैठ जाते हो क्योंकि अब आपकी सरकार नहीं है राजस्थान में। जिस दिन अशोक गहलोत को राजस्थान के किसान का वोट लेना था उसमें उन्होंने नहीं लिखा था अपनी घोषणा पत्र में कि हम केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर किसान का कर्जा माफ करेंगे। वोट ठगने का काम किया, किसान के साथ अन्याय किया, एक नया पैसा नहीं और रबी और खरीद का ऋण और नहीं दिया। ये किसान के साथ अन्याय है। कालवी साहब, आप बताइए, आप तो शुरुआत से बोल रहे हैं मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट हुई। आरक्षण के इसके कर्जे के बारे में तो नहीं, पर ये सदूर बाड़मेर से पाकिस्तान बॉर्डर से आए हुए हैं। मैं भी वहीं से हूँ, मेरे पिता भी वहीं से थे और वहाँ एक कर्नल मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा है जिसके साथ भी हम हैं, और यहाँ एक कर्नल राज्यवर्धन लड़ रहा है इसके साथ भी हम हैं। पर हम सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ हैं तो हमारे समाज के साथ में हैं। कल सारी कुछ माफी अगर सरकार ने कुछ करी है या नहीं करी है, कल जिस लड़की की डोली उठी और उस पर उसको अपहरण करके ले गए, अगर कल तक उसके मुलजिम प्राप्त नहीं हुए तो बहुत कुछ सबक सिखाने वाले हैं हम। कल तक इंतजार कीजिए आप हमारा। मैं बोलना चाहती हूँ, जब यूपी के अंदर या जम्मू के अंदर उन छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया था, तब ये लोग चुप क्यों थे? तब ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। तब वो बेटियां नहीं थी क्या जिनकी आबरू लूटी गई थी? वो बेटियां नहीं थी क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये दोगलापन का व्यवहार इन नेताओं के साथ कैसे है? हमने किसान कर्ज माफी पर बात की। एक और मुद्दा, बड़ा मुद्दा कृष्णा जी, बेरोजगारी भत्ते का। 1 मार्च से बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मिला क्या? बिल्कुल मिलेगा और मैं सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस योजना को लागू किया है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहती हूं कि एक तरफ 2014 के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए, 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने की बात थी। आज वो 2019 के चुनाव में बताते क्यों नहीं है कितने रोजगार मिले? नोट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आपने तो रोजगार नहीं दिया, आरोप लग रहा है। देखिए, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए राजस्थान के शिक्षित नौजवानों को 3500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। अब पार्टी ने यू टर्न ले लिया।
किस जगह पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आप कर रही हैं? मुद्रा योजना से राजस्थान के अंदर वो तो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ना 1 मार्च से, कह रहे हैं। नया पैसा भी बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसी भी बेरोजगार को मिला हो? बेरोजगारी भत्ता मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, मिला मिला पकौड़े बनाने को रोजगार दिया। बेरोजगारी भत्ता मिला किसी को? बेरोजगारी नहीं मिला, 1 रुपए नहीं मिला। इन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिया, ना किसी ने कर्ज माफी। ये झूठे वादे करके आए थे और आगे भी कुछ नहीं करने वाले। 72,000 के में 72 रुपए भी नहीं देने वाले। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा मुझे जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोलिए, बेरोजगारी भत्ता मिला? अशोक गहलोत सरकार ने वादे पूरे किए? नहीं जी, मेरे भी 6 महीने हो गए, मेरे को भी बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म अप्लाई हुए, लेकिन आज तक नहीं मिला मेरे को। नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बैठिए 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 बैठिए। रामलाल जी खड़े हो जाइए, 1 मिनट प्लीज। रामलाल जी, कृष्णा पुनिया जी कह रही है अशोक गहलोत सरकार ने अपने वादे निभाए और इसीलिए जनता फिर से लोकसभा चुनाव में जिताएगी उनको। अगर कृष्णा जी कह रही है कि गहलोत जी ने वादे निभाए हैं, एक भी बेरोजगार को भत्ता दिया हुआ है, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक व्यक्ति के बारे में बता दो बेरोजगारी भत्ता दिया है, 1 मार्च से देने की बात थी, एक भी व्यक्ति को भत्ता नहीं दिया। झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और बार बार। ठीक है शिवपाल जी, सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है बेरोजगारी भत्ते का सच? आप लोग नारेबाजी कीजिए, मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी। जयपुर की जनता ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप कृष्णा जी को सुनना नहीं चाहते, आप राजेंद्र जी को, कलवी जी को सुनना नहीं चाहते, तो फिर क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? मैं आ रही हूँ ना आपके सवाल लेने। आप मेरे साथ रहिए, मेरे खिलाफ मत होइए। आप ही का मंच है, आप ही का मंच है। बोलिए क्या सच्चाई है, लोगों को बताइए। आप खुद यहाँ से आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बेरोजगारी भत्ते की सच्चाई क्या है? देखिए, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के इन्होंने जो शर्तें रखी थी उसमें एक तो ये था कि नियोजन कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। वो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, लेकिन अभी तक जो पैसा डिस्पर्स होना चाहिए उनके अकाउंट में वो नहीं हुआ। उनका कहना है कि 1 अप्रैल से होना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा। कृष्णा जी, आपको लगता है कि ये करना चाहिए? नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव में मुश्किल हो सकती है। आपका बड़ा वादा था, बिल्कुल बड़ा वादा था और आज कांग्रेस की सरकार उसके प्रति कटिबद्ध है और ये होगा। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी, जो बीजेपी की सत्ता में आने से पहले 2014 के अंदर जो वादे किए थे उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ। नोटबंदी के नाम से 50 लाख युवाओं को रोजगार गंवाना पड़ा और आज ही अखबार के माध्यम से पता चला कि जेट एयरवेज जैसी बड़ी कंपनी जो कि आज बिल्कुल बंद हो चुकी है, उन कर्मचारियों को क्या होगा? नोटबंदी के नाम पर ठगा हुआ हमें रखा गया। दूसरी बात, आज राज्यवर्धन जी हमारे बीच में पहुंचे नहीं, उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए था। मैं ये कहना चाहती हूँ, NH8 जो जयपुर से दिल्ली के बीच गुजरता है और उस जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बीच में से निकलता है, मैं आज वहीं से आ रही हूँ। और कहते थे गडकरी जी कि आप जयपुर से दिल्ली चलेंगे तो आपके पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, और आज मेरी कमर हिल चुकी है। ऐसे वहाँ हजारों जाने इन सालों में, 5 सालों में गई हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहती हूँ, मैं इसका जवाब लेती हूँ, जवाब दीजिए। बड़ा गुस्सा, अगर आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आवाजें उठ रही हैं, 15 लाख का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ? आप कैसे जवाब देंगे राजेंद्र जी? आपको लोकसभा चुनाव में जाना है जनता के बीच। देखिए, देश की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी और आज जिस जगह पर, जिस मुकाम पर देश है, निश्चित तौर पर हमें देश की विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जो जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन वादों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी लहर है, मोदी लहर है, और मोदी लहर में राजस्थान की 25 की 25 सीटें आप लोग ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आप लोगों का मुद्दा उठा रही हूँ, नहीं आऊंगी आपके पास। करिए, आप ही लोगों के पास जो बैठे हैं शांत, उनके पास जाऊंगी मैं। जो शांत बैठे हैं उनके पास जाऊंगी, जो चिल्ला रहे हैं उनके पास नहीं आऊंगी। बस आपका क्वेश्चन कट गया, कट गया। चलिए पीछे आइए, आप आइए, आगे आइए। नहीं नहीं नहीं, वो चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप कैमरे के सामने क्यों भेज रहे हैं उनको? नारेबाजी कर रहे हैं वो, नारेबाजी करेंगे आप लोग? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? वोट देना है ना आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कार्यकर्ता थोड़े ही हैं आप जयपुर की जनता है, क्यों नारेबाजी करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं?
हनुमान बेनीवाल आपके खिलाफ लड़ के आप लोगों पे निशाने साध के विधानसभा चुनाव में साधते रहे, और आप ऐसी क्या मजबूरी आई कि मोदी लहर चल रही है फिर भी नागौर की सीट छोड़ दी आपने? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर अगर हनुमान बेनीवाल ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना मंजूर किया तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल जी की राजनीति और उनके पिता की राजनीति कांग्रेस विरोधी राजनीति रही है। इसलिए कल का भूला आज अगर घर पर आते हैं तो हमने अपने आदमी को घर में लिया है, और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और इस देश के अंदर अच्छा, तो ये बताइए आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है, 25 सीटों पर खुद क्यों नहीं लड़े, एक सीट क्यों छोड़ दी? हनुमान बेनीवाल जी ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, देश के प्रधानमंत्री पर। देखिए उस वक्त दूसरी बात थी, आज जब सारे मुद्दे गौण हो गए हैं, कौन सी बात थी? उस वक्त राष्ट्रवाद की बात नहीं थी, देश की सुरक्षा की बात नहीं थी, और निश्चित तौर पर अब जो मुद्दा है उस मुद्दे पर उन्होंने हमारा साथ देना तय किया, हमने उनको साथ लिया। हनुमान बेनीवाल, अब इन्होंने तो मिला लिया उन्हें अपने साथ, कांग्रेस की जमीन तो नहीं खिसक जाएगी, हनुमान बेनीवाल उनके साथ। अब मैं बताना चाहती हूँ आपको, जयपुर ग्रामीण में सुनिए उन्हें सुनिए प्लीज। हाँ बोलिए। जयपुर ग्रामीण पे कृष्णा पूनिया आ जाती है हाँ। तो इनको तकलीफ होती है, और नागौर में इनको कैंडिडेट नहीं मिलता, जो कैंडिडेट इनको गालियां निकालता था वो आज इनको कैंडिडेट नजर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी कमजोर नीतियां रही है, और राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को छुपाया जा रहा है। आज मैं कहना चाहती हूँ, जो विकास के दावे करते हैं ना, ये मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए आप। मैं पूछना सरनाचोड़ की तरफ से कोई भी साथी हो तो मुझे बताइए। दूसरा, रोजदा पंचायत के अंदर मैं कहना चाहती हूँ कि 5 लाख का दावा किया गया कि विकास के काम। कृष्णा जी मैं जवाब दूंगी, पर अब आप सोचिए तो क्या है? कृष्णा जी, आप प्रदेश में आपकी सरकार है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के सवाल हैं इस लोकसभा चुनाव में, आपको कुछ बोलना नहीं है, सवाल के जवाब में तख्ती दिखानी है, आपको हाँ लगे तो हाँ, ना लगे तो ना, और अगर आपको लगे कि इसका जवाब नहीं देना है तो आप पास कर सकते हो उस सवाल को, पर अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा, नेशनल टेलीविजन पर है, लोग आपको देख रहे हैं। बहुत सीधे सवाल है। सबसे पहले राजेंद्र जी, पहला सवाल आपसे और फिर इसी चरण में आगे बढ़ूंगी। भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहना ठीक है? मुश्किल ना हान, ठीक है? मोदी जी की सेना क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश की अगुवाई करते हैं, वीके सिंह ने संवैधानिक पद पर बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था जो मोदी जी की सेना कहे वो देशद्रोही है। भाई मोदी जी की सेना नहीं कह सकते, वो तो देश की सेना है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को देश से अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी को देश से अलग नहीं कर सकते आप। कालवी साहब के लिए सवाल, अब कालवी साहब के लिए सवाल, शांत हो जाइए तभी तो पता चलेगा। पहले मैं इसका जवाब दे दूं। नहीं, मैं कर्नल मानवेंद्र कांग्रेस से है, कर्नल राज्यवर्धन बीजेपी से है, दोनों फौजी आदमी हैं, दोनों कर्नल हैं, तो उनको किसी के साथ में जोड़ा जा सकता है कांग्रेस या बीजेपी के साथ में? मेरा स्पष्ट है नो। अच्छा ठीक है, चलिए अब आपके लिए सवाल, और कृष्णा जी फिर आपके लिए भी सवाल है, लेकिन हाँ ना में जवाब दीजिए, नहीं तो फिर राजस्थान के मुद्दे हम नहीं ले पाएंगे। आपके लिए सवाल है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री होंगे? ना हाँ ना में बस यही तो खूबसूरती है। मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ, सीधा मैंने बता दिया, एक मूर्ख है, एक दूर है, दोनों पार्टियों से। कृष्णा जी आपके लिए सवाल, अब वहां पर जवाब आया, इधर पास हो गया। अब देखते हैं कि आप तो जबरदस्त खिलाड़ी रही हैं, किसी चीज को आप किसी से भागती नहीं है, एकदम हेड ऑन। तो लीजिए, अब आपके लिए सवाल है, प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए? वो निर्णय उनका रहेगा। हाँ, आप कह रही हैं लड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल राजेंद्र जी आपसे, छोटे छोटे सवाल है। रोजगार चुनावी मुद्दा होना चाहिए? तो आपके घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? हमारे घोषणा पत्र में एक शब्द नहीं था। अरे मैंने पढ़ा था। को
साथ जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। 2014 में पहले पन्ने पर था 2 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब है नौजवान सब रोजगार के साथ जुड़े और वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है कालवी साहब, अगला सवाल आपके लिए। अगला देखते शॉट मारते हैं आप इस पे या नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है। नहीं, मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ। फिर अरे किसी का तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैं कांग्रेस बीजेपी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। यही सवाल आपसे, क्या राजस्थान में अशोक गहलोत राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं? ना दोनों। अच्छा, जब राजेंद्र जी बोल के जवाब दे दे तो आपको पसंद है। मैं कहना चाहूंगी कि दोनों लोकप्रिय हैं। दोनों लोकप्रिय। हाँ ना था ये कृष्णा, हाँ ना था, दोनों लोकप्रिय। अच्छा पास कर दीजिए ना। नहीं, नहीं कर रही है तो पास कीजिए। अच्छा, मतलब पक्षपात करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सबको कह रही हूँ जवाब दीजिए। और मेरा नहीं, दोनों लोकप्रिय। देखिए उन्होंने तो दोनों में वोट उठाया, आप दो वोट नहीं उठा रही हैं। दोनों लोकप्रिय। अच्छा ठीक है कालवी जी, अगला सवाल आपसे। राजपूत समाज का बीजेपी को समर्थन है? देखिए अभी तय नहीं है। अभी अब हाँ देखिए, इसको मैं फिर बाईपास कर रहा हूँ। अभी तक स्पष्ट नहीं है। आप 2 दिन पहले आ गई। ये जो सीकर की दुर्घटना है, ये एक बहुत बड़ा संकट है। जिससे कृष्णा जी कह रही थी कि बाकी के बलात्कारों में शायद कृष्णा जी वहां नहीं थी। मेरी तस्वीर आपने 5 बार कहती इतना बच क्यों रहे हैं? अब तो आ गई तारीख नहीं। देखिए अब तो बताइए आप तो हम स्पष्ट करेंगे। हम बिल्कुल न्यूज 18 को छुप कर नहीं करेंगे। बाकायदा ढोल बजा कर करेंगे, बाकायदा सबके सामने करेंगे। अगला और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी का विरोध करना देशद्रोह है? विरोध करने का अधिकार है। तो फिर आपके नेता क्यों कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ अगर हमसे सवाल कर रहे हो तो? इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। किसी भी राजनीतिक दल के साथ आप राष्ट्रद्रोह नहीं जोड़ सकते। अपना मत है, अपना मत इस लोकतंत्र में आदमी दे सकता है। ठीक है चलिए, वैसे बीजेपी के कई नेता हैं जो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी लगी आपकी ये बात राजेंद्र जी की, आप कह रहे हैं देशद्रोह का किसी पार्टी से सहमत असहमत होने से कोई लेना देना नहीं है। कालवी साहब आखिरी सवाल फिर आप। हाँ, सेना भी किसी पार्टी की नहीं है, देश की सेना है। वो मोदी की सेना नहीं हो सकती है। सब एक है, देश की सेना। कालवी जी आखिरी सवाल, अब इस पे तो कम से कम आप हाँ ना करिएगा। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार फेल रही? मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह जरूरी नहीं कि मैं इससे कालवी साहब की बात से सहमत हूं। रोजगार के मुद्दे पर स्वरोजगार को लेकर मुद्रा योजना और दूसरी योजना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मोदी सरकार ने जो काम किया है हिंदुस्तान का नौजवान उसे याद रख रहा है। कृष्णा जी आखिरी सवाल हाना का आपसे, क्योंकि आखिरी है। पास मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब दें। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण अच्छा है? मैं ये ना उसके बाद कहिएगा, लेकिन पहले हाना प्लीज। फॉर्मेलिटी हुई है कृष्णा जी, ये बिल्कुल आप तो कभी नहीं बचती है। ये आपका बिल्कुल गलत बात है। ये तो जनता पूछेगी। जयपुर ग्रामीण में जनता पूछेगी। आप पक्षपात कर रही है। आप इधर तो जवाब देने के लिए मौका दे देती है, बिल्कुल पक्षपात कर रही है आप। मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा आप कह रही है नहीं जवाब दूंगी इसका? मैं सवाल लेने नहीं आऊंगी। बस आप लोग तो नेशनल टेलीविजन पर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। अब आप जब जाएंगे तो आपकी ये क्लिप्स बनेंगी, वायरल होंगी, फिर आप क्या कहेंगे? आप लोग कार्यकर्ता नहीं है, जनता बनिए। कैसे पूछूं? आपको नारे से फुर्सत नहीं है, आप सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। एक मिनट कृष्णा जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक बार जल्दी से एक जवाब में श्रीपाल जी से लूं। क्या कहेंगी आप? किस वो भी आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रोस्टर प्रणाली पे क्या कहेंगी आप? वो भी तो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पे क्यों नहीं बोलते? मैं ये जरूर कहना चाहूँ। दूसरा, आप मुद्दों से भटकाएं नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं
रोजगार का मुद्दा चाहिए। ठीक है। न्याय योजना जो कांग्रेस की सरकार लेकर आ रही है, जो महिलाओं के खाते में 72,000 रुपए देगी प्रतिवर्ष, वो बातें क्यों नहीं करें? कि वो न्याय योजना का कितना असर होगा, लेकिन कुछ सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं मुझे दिख रही है, आइए। हाँ, क्या सवाल है? पूछिए। एक मिनट, आगे आइए और पूछिए। मेरा क्वेश्चन उनसे है, बीजेपी के लीडर। पूछिए। हम PUCL टीम से हैं और हमारा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा 33% पार्लियामेंट के अंदर। वो हर साल 5 साल से होता जा रहा है, इसको कॉर्नर किया जा रहा है। भाई और खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए 2 बार बिल लेकर आई, दोनों बार बिल राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी 33% वुमेन के रिजर्वेशन के लिए कटिबद्ध है। हमने अपने संकल्प पत्र में इसको लिखा है। ठीक है, देखिए एक मिनट, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं नहीं, सवाल क्या, मेरे पास वक्त नहीं है, एक छोटा सा सवाल होगा, सिर्फ उसका जवाब दे दीजिएगा जो आपको ठीक लगे। नारेबाजी नहीं करेंगे, मैं हट जाऊंगी तुरंत। नारेबाजी करेंगे तो जल्दी से, 1 मिनट, यहाँ से शुरू करती हूँ। नहीं, पीछे हो जाइए। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार मोदी सरकार। आपकी बार किसकी? ना, आपकी बार किसकी सरकार? आप लोगों से सवाल पूछो, आपकी बार किसकी सरकार? पीछे। आपकी बार किसकी सरकार? 100% हमेशा मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, अब वक्त खत्म हो रहा है। 1 मिनट 10 सेकंड में कृष्णा जी क्या अपील करेंगी जनता से, जनता के मुद्दों पर? 10 सेकंड। मैं जनता को कहना चाहती हूँ, 5 वर्ष पूर्व यही जनता थी जो कांग्रेस पे विश्वास करती थी। 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? जल्दी। तब वो राष्ट्रद्रोही नहीं थी, और इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जनता मोदी के खिलाफ बोल जाए तो वो राष्ट्रद्रोह हो किसका पलड़ा भारी? कांग्रेस बीजेपी? जल्दी एक शब्द, किसका पलड़ा? मैं तो कह रहा हूँ करनी सेना का पलड़ा भारी है, और करनी सेना को तय करने दीजिए। किसका पलड़ा? मोदी का मैजिक चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देखते हैं मोदी मैजिक चलेगा। जयपुर